हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 9th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। इसका फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो चैप्टर है ये है हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो सोशलिज्म था, जो समाजवाद था, वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ, फैला। इसकी जो कनेक्टिविटी है ना, उसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि जो आइडियाज थे वो हमने किससे लिए थे, वो कहीं ना कहीं इवन पूरे वर्ल्ड ने जो आइडियाज फॉलो करे हैं वो फ्रांस से ही करे हैं। क्योंकि फ्रांस ही एक ऐसी कंट्री था जिसने पूरे वर्ल्ड में एक न्यू फ्रेम ऑफ आइडियाज दिए, जिसकी वजह से जब लोगों ने सोचा कि जब वहां इंडिपेंडेंट आ सकती है, नेशन स्टेट एमर्ज हो सकते हैं, तो बाकी अदर जगह पर नेशन स्टेट क्यों नहीं बन सकते। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों को समझते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, सोशलिज्म इन रशिया एंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ओके, तो देखिए, द एज ऑफ सोशल चेंज। हम एक एज पढ़ेंगे कि जो सोशल चेंज था वो कैसे आया था, कैसे इमर्ज हुआ था सोशल चेंज। तो देखिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। तो इसमें देखिए क्या है, जो बेस जो बोल सकते हैं ना हम, कि हर जगह जो रेवोल्यूशन हुए या इंडिपेंडेंस मिली, उनका जो बेस था ना, वो बेस कहीं ना कहीं फ्रांस ही था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, वो बेस प्रोवाइड करा रहा था सभी को। तो देखिए इसमें भी यही था कि जब फ्रांस में एक ड्रामेटिक चेंज आया, कि तो उसने कैसी पॉसिबिलिटी ओपन कर दी वहां पर। जब डेमोक्रेटिक चेंज आया तो उसने पॉसिबिलिटी ऐसी ओपन कर दी कि वो बाकी जितने भी अदर कंट्री थी उन तक वो सारे आइडियाज स्प्रेड होने लगे थे। तो ये पॉसिबिलिटी ओपन हो गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही। बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड ऑर्डर एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विद कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। अब इसमें अगर हम देखें तो देखो, फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था वहां पर चीजें कैसी थी। वहां पर 3 स्टेट थे। ये तो सभी को याद होगा ना, अभी खत्म किया है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहीं बोलो मैडम उड़ गए तोते, कुछ याद ही नहीं रहा हमें, ऐसे कुछ नहीं है, याद करके रखो क्योंकि चैप्टर्स को हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो वहां पर जो हमारी सोसाइटी थी फ्रांस में 18th सेंचुरी में, वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट थे आपके क्लर्जी, सेकंड थी नोबेलिटी, एंड जो थर्ड स्टेट थे वो थी पुअर क्लास। तो जो एरिस्टोक्रेसी क्लास हो गई और चर्च, नोबेलिटी और जो चर्च थी, ये दोनों मिलके ही क्या करते थे, इकोनॉमिक और सोशल पावर को अपने कंट्रोल में रखते थे। मतलब ये वो रिचर सेक्शन था जो पूरे बाकी जो अदर लोग थे उनको अपने कंट्रोल में रखता था, और उनके सोशो इकोनॉमिक जितनी भी पावर थी उन सभी को अपने कंट्रोल में रखता था। कौन? एरिस्टोक्रेसी और चर्च। तो जब लोगों ने इन चीजों को देखा कि भाई ये तो हमारे ऊपर उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, हमारे ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो ये तो सही नहीं है ना, तो हमें कुछ भी करके इनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि वो पुअर पीपल को रिप्रेस करके रख रहे थे, उन पर प्रेशर बनाकर रख रहे थे, रिप्रेस कर रहे थे उनको। तो इसी के चलते जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। और जब फाइनली उन लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया तो वो जो रेवोल्यूशन हुआ ना, उससे उन लोगों को जैसे राइट टू इक्वालिटी मिला, राइट टू फ्री टैक्सेशन मिला कि जिससे उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े, और इक्वालिटी वगैरह भी उन्हें मिली। जो मोनार्की थी वहां पर उसको एबॉलिश कर दिया गया था। कहां पर? फ्रांस में। तो ये हुआ था फ्रांस में आफ्टर 1789 में, जो वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो उसके बाद में। तो ये सारी चीजें हुई थी कब? 18th सेंचुरी के टाइम में। वहां क्या स्टार्ट हो गया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जब वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो पता है ना, सारे लोग जो नोबेलिटी थे और चर्च वाले थे वो क्या कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। तो लोगों ने उसके अगेंस्ट में क्या करा? रेवोल्यूशन करा, और उनकी कुछ डिमांड थी, उनकी डिमांड को उन्होंने फुलफिल किया। तो लोगों को लगने लगा कि जब फ्रांस के जो लोग हैं वो मोनार्की को अबॉलिश कर सकते हैं, मोनार्की को हटा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो फ्रीडम वन नेशन का जो आइडिया था, ये हर जगह धीरे 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 करके स्प्रेड होता हुआ चला गया। ये जो आइडिया था पहले तो फ्रांस से स्टार्ट होके पूरे यूरोप में फैला, एंड पूरे यूरोप के बाद वो रशिया हो गया, इंडिया हो गया, बाकी सारी जो अदर कंट्री है एशिया वगैरह में भी पूरा स्प्रेड हो चुका था। ठीक है।
The French Revolution led the people towards new ideas about how the structure of society should be. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही पीपल को ये नया आइडिया मिला, लोग एक नए आइडिया की तरफ जाने लगे कि हम जो सोसाइटी है उसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको किस टाइप से हम फॉर्म कर सकते हैं. Many Europeans and people from different parts of the world began shaping their own ideas. यूरोप तो यूरोप, बाकी जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हैं उन लोगों को भी ये आइडियाज पसंद आने लगा. उन्होंने भी कहा कि अब हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सोसाइटी में गवर्नमेंट को शेप देंगे कि गवर्नमेंट किस टाइप से बननी चाहिए, किस तरीके से रूल होना चाहिए. तो ये चीजें निकल कर आई थी आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ये एज पढ़ रहे हैं कि जो सोशल चेंज था वो कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे सोसाइटी में सोशल चेंज होना शुरू हुआ था. और देखिए पीपल डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल राइट्स. और यहाँ पर जो लोग बात कर रहे थे ना वो किसी गवर्नमेंट की तो बात कर ही रहे थे, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट की तो क्या कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, और वो ये भी बोल रहे थे कि हमें यहाँ इंडिविजुअल पर्सन के बारे में भी सोचना है. जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ तो मुझे मेरे राइट्स के बारे में सोचना. तो यहाँ जो लोग बात कर रहे थे ना, जो सिटीजन बात कर रही थी, वो एक एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही थी, एक एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या राइट मिलने चाहिए. वो होल ऑफ दी पीपल की बात कर रही थी कि सभी को इंडिविजुअल राइट मिलने चाहिए. ये नहीं कि पूरे एक ग्रुप को एक सिंगल राइट दे दिया, नो, इंडिविजुअली सभी को राइट्स मिलने चाहिए. एंड डिमांडेड सेवरल चेंजेस इन द सोसाइटी. और उन्होंने डिमांड करी थी कि ज्यादा से ज्यादा जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आ सके. पर्सनालिटीज लाइक राजा राम मोहन रॉय हो गए और डेरोजियो हो गए इन इंडिया में, ये भी सिग्निफिकेंस की, ये भी इन चेंजेस की बात किया करते थे. तो यही आइडिया इंडिया में भी फॉलो हुआ जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया गया. द वेव ऑफ चेंज रीच टू रशियन पीपल. और यही जो चेंज था, ठीक है, फ्रांस का जो ये चेंज था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, ये धीरे धीरे यूरोप होते हुए रशिया, एशिया, हर जगह फैल चुका था. तो यही चेंज जब रशिया पहुंचा, तो रशिया पहुंचने के बाद लोगों को माइंड में ये चीज दे गई कि जब फ्रांस में चेंज हुआ है तो रशिया में चेंज क्यों नहीं हो सकता, हम क्यों नहीं मोनार्की को अबॉलिश कर सकते. तो इसीलिए स्टार्ट होता है रशियन रेवोल्यूशन. सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने क्या अंडरस्टैंड किया, हमने आइडिया को देखा कि रेवोल्यूशन के थ्रू जो आइडिया था फ्रांस में वो स्प्रेड हुआ. अब उसी आइडिया को लेकर हम कहाँ जाएंगे, उसी आइडिया को लेकर हम उसी आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर हम रशिया जाएंगे और रशिया के अंदर जो मोनार्की है उसको क्या करेंगे, अबॉलिश करेंगे. ओके, तो हमारा चैप्टर ही यही है. फर्स्टली तो हम पढ़ेंगे सोशलिज्म, कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, और यूरोप के सोशलिज्म के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में. ये देखिए लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स, ये कौन है, ये जो चेंजेस की बात कर रहे थे, जो सोशल चेंज लाने की बात कर रहे थे, वो सोसाइटी के कुछ ये ग्रुप थे. ये वो ग्रुप था जो सोसाइटी में चेंज लाने की बात कर रहा था. अभी हमने जिस चेंज के बारे में कहा ना कि जो लोग चेंज चाहते थे, वो कौन लोग थे जो चेंज चाहते थे, वो ये लोग थे जो सोसाइटी में एक मेजर चेंज चाहते थे. ये मेजर ग्रुप था सोसाइटी का. इन यूरोप देयर वर डिफरेंट व्यूज और आइडियाज ग्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. बहुत सारे व्यूज हो गए, आइडिया हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ. तो ये ट्रांसफॉर्म कर रहे थे किसका, सोसाइटी का. सम पीपल फेवर्ड रेडिकल, कुछ तो थे वो रेडिकल चेंज चाहते थे, whereas some people wish for gradual shift, और कुछ सिर्फ शिफ्ट होना चाहते थे, चेंज तो चाहते थे बट स्लो प्रोसेस में वो क्या चाहते थे, चेंज चाहते थे. एंड आफ्टर दैट अमंग देम द थ्री मेजर ग्रुप्स वर, और ये तीन ग्रुप थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव. ये थ्री ग्रुप्स के वो पीपल थे जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे. लिबरल्स का मतलब होता है उदारवादी, रेडिकल्स का मतलब होता है कट्टरपंथी, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी. देखो सोशल का तो मतलब होता है समाज. जब उसी में इज्म लग जाता है, आईएसएम लग जाता है, तो वो बन जाता है हमारा सोशलिज्म. और जब सोशलिज्म, जिस भी वर्ड में इज्म लग जाए, वो एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी बन जाती है. तो ये जो तीनों आप देख रहे हो, लिबरलिज्म भी इनको बोल सकते हैं, रेडिकलिज्म, कंजर्वेटिज्म, तो ये तीनों ही हमारी एक विचारधाराएं थी. लिबरल का मतलब होता है
उदारवादी, इनकी थिंकिंग होती है कि जो क्या रहे, फ्री, जो फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है कट्टरपंथी, ये भी चाहते तो फ्रीडम ही है, बट विद वायलेंस, विद वायलेंस, की वायलेंस हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये थोड़े से खून खराबे वाले टाइप होते हैं कि अगर हमें हमारी फ्रीडम नहीं मिली तो हम उसको छीन लेंगे, तो ये इस टाइप के। बट लिबरल्स चाहते हैं कि चुपचाप से अपनी फ्रीडम गेन कर लो। कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स होते हैं रूढ़िवादी, ये थोड़ी पुरानी सोच वाले होते हैं, ठीक है, रूढ़िवादी, ये थे जो सोसाइटी के किंग थे, वो थे रूढ़िवादी। जो सोसाइटी थी, एरिस्टोक्रेसी सोसाइटी थी, वो थी हमारी रूढ़िवादी, या फिर आप कंजर्वेटिव्स बोल सकते हैं। तो ये तीनों ग्रुप है, अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये लोग चेंज चाहते थे। देखो, फ्रीडम कौन चाहता था, लिबरल्स फ्रीडम चाहते थे, रेडिकल्स फ्रीडम चाहते थे, बट वो थोड़ा इस टाइप के थे रेडिकल्स कि कुछ भी हो जाए फ्रीडम हमें लेनी है, बट लिबरल्स ऐसा नहीं चाहते थे, वो आराम से स्लो प्रोसेस से चाहते थे। कंजर्वेटिव्स एरिस्टोक्रेसी क्लास है, मोनार्की क्लास है, ये चेंजेस तो चाहते थे, वो कहते थे देखो हम इतने साल से राजा रहे हैं, थोड़ी सी हमारी रिस्पेक्ट कर लेना और चेंजेस कर लो, आप स्लो स्लो प्रोसेस में चेंजेस कर सकते हो। तो अब हम पर्टिकुलर इन्हीं सभी को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा लिबरल्स। अब हम लिबरल्स को समझेंगे। लिबरल का मीनिंग, लिबर का मीनिंग होता है फ्री, आजादी, लिबरल का। तो ये लोग तो चेंजेस चाहते थे, आजादी भी चाहते थे, बट किस टाइप से आजादी चाहते थे, तो देखिए, लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, ये एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जिसमें सभी रिलीजियस के लोग रहें। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक ही रिलीजन रह रहा है, यहाँ हर टाइप के रिलीजन के लोग रह सकते हैं। मतलब ये एक डाइवर्सिटी कंट्री बनाना चाहते थे, डाइवर्सिटी हो उसमें और एक यूनाइटेड नेशन हो। दे ओपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टी रूलर्स, अनकंट्रोल पावर, जो भी डायनेस्टी रूलर्स है ना, जो किंग वगैरह हैं, ये उनकी पावर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये चाहते थे कि उनके हाथों से पावर छीन ली जाए, जो सोसाइटी के डायनेस्टी पीपल है उनके हाथों में पावर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑल्सो दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये सेफ गार्ड की तरह काम करना चाहते थे, ये राइट ऑफ इंडिविजुअल चाहते थे, लोगों को इंडिविजुअली राइट्स मिलने चाहिए जो कि उनका सेफ गार्ड की तरह काम करे। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट वैसे तो नहीं थे, बट ये मोनार्की के अगेंस्ट थे, वो लोगों के लिए राइट्स चाहते थे। तो गवर्नमेंट तो हो, ऐसी गवर्नमेंट हो जो लोगों के बारे में सोचे, तब तो इनको एक्सेप्ट है, अदरवाइज गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट नहीं है। मोर ओवर they argue for a representative elected parliament, government subjected to laws interrupted by well trained judiciary that was independent of rulers and officials। ये एक गवर्नमेंट चाहते थे जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, उसमें जो भी चीजें हो, पार्लियामेंट हो, गवर्नमेंट हो, लॉज बनाए जाएं, ओके, रूल्स हो उसके, इन सभी के बाद में जो देश निकल कर आएगा, जो देश बनेगा, वो क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री होगी। तो इस टाइप की गवर्नमेंट ये चाहते थे। जुडिशरी ट्रेंड हो, जो किसी के साथ किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे, इस टाइप की ये क्या चाहते थे, गवर्नमेंट चाहते थे। मतलब सिंपल वर्ड में कहूं तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे, जिसको लोगों ने अपनी मर्जी से चूज किया हो। ये चाहते थे सारी जो पावर है ना, वो लोगों के हाथों में रहनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के हाथों में रहनी चाहिए। सारी की सारी पावर किसके हाथों में रहनी चाहिए, लोगों के हाथों में रहनी चाहिए। However, like Democrats, they did not believe in universal adult franchising and deny voting rights to non-properties men and women। बट इनमें थोड़ी सी जो एक नेगेटिव पॉइंट था, उसको हम हमारे अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉइंट है, वो ये था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का गेस ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोटिंग राइट मिले, ये सिर्फ चाहते थे उन मेंस को वोटिंग राइट मिले जो सोसाइटी के प्रॉपर्टीड मैन है, मतलब जिनके पास में पैसा है अच्छा खासा, उन प्रॉपर्टीड मैन को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। अदरवाइज जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है, मैन और वुमेन, उनमें से किसी को भी वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। और वुमेन तो प्रॉपर्टीड हो चाहे नॉन प्रॉपर्टीड हो, किसी को भी वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। तो ये थी हमारे लिबरल्स की थिंकिंग। ये वो चीजें हैं जो कौन सोचता था, हमारे लिबरल जिस चीज को सोचते थे उनकी थिंकिंग ये थी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे लिबरल्स है वो काम किया करते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, रेडिकल।
देखिए अब रेडिकल्स की थिंकिंग क्या थी। रेडिकल वांटेड नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, दे फेवर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे और इनका मानना ये था कि जो गवर्नमेंट है ना वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, देखो जो मेजॉरिटी लोग हैं वो गवर्नमेंट में आने चाहिए, चाहे मोनार्की मेजोरिटी में हो चाहे सिटीजन मेजोरिटी में। तो दोनों में से सिटीजन मेजोरिटी में होंगे तो सिटीजन की क्या बननी चाहिए, गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो ये कंट्री की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काम क्या करते थे कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है ना उसको गवर्नमेंट में आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बननी चाहिए। डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है इनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये सपोर्टर्स थे वुमेन सफरगेट मूवमेंट के कि विमेन्स को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए और ये चाहते थे सभी को राइट मिले, इक्वालिटी को फॉलो करते थे। ये रिच हो पुअर हो सभी को इक्वल माना जाना चाहिए। वुमेन हो मैन हो कोई भी प्रॉपर्टीड हो नॉन प्रॉपर्टीड हो सभी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। अनलाइक लिबरल्स दे ओपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट एंड लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। जो लिबरल्स थे जो बहुत ही अमीर लोग थे उनके प्रिविलेजेस जो भी उनको राइट मिल रहे हैं ना उसके अगेंस्ट से वो अपोज करते थे कि वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को जो कुछ प्रिविलेजेस राइट मिलने हैं वो नहीं मिलने चाहिए। जो लैंड ओनर है उनको भी ये प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू। और ये रेडिकल्स ये भी नहीं चाहते थे कि जो पावर है सारी पावर सोसाइटी के कुछ लोगों के हाथों में दे दी जाए। जो प्रॉपर्टीड मैन है पावर सबको मिलनी चाहिए। किसी जो प्रॉपर्टीड मैन है कुछ पावरफुल जो सोसाइटी के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। पावर सोसाइटी के सभी लोगों को इक्वली मिलनी चाहिए। सिर्फ कुछ लोग जो अमीर लोग हैं उन्हीं के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए ताकि उनके हाथ में पावर रहेगी वो अपनी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चला सकते हैं। तो ये इसके अगेंस्ट थे रेडिकल्स कि फ्यू हैंड्स ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जो पर्सन है उनके हाथों में पावर नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको दोनों लिबरल्स और रेडिकल समझ आ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव कौन थे मैं आपको बता चुकी हूँ। कंजर्वेटिव मोनार्की को बोला जाता है। तो मोनार्की वो सोसाइटी है जो कंट्री पर रूल करती है। इसमें राजा आते हैं, ये कंट्री को चलाने वाले ये लोग हैं। अब टाइम था किसका, चेंज का। अब इनको तो बुरा लगेगा ही भाई, क्यों नहीं बुरा लगेगा। अब जिसके पास में पावर होगी, सिंपल सी बात है, आपके पास पावर है तो आपकी अपनी पावर छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे ना। तो सोसाइटी का कोई भी वो पर्सन जिसके हाथों में पावर है वो सोसाइटी को नहीं छोड़ना चाहता, तो ये भी सोसाइटी को नहीं छोड़ेंगे। बट इन्होंने फ्रांस देखा था कि फ्रांस से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था, तो ऐसा ना हो हमें भी उठाकर वहां पर फेंक दिया जाए। आज नहीं तो कल हमें भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने जो चेंजेस थे उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, हम चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, चेंजेस आप करो बट थोड़ी सी स्लो प्रोसेस से करना, ताकि ऐसा ना हो आने वाले टाइम में कि हमें ऐसा लग रहा है भाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो, हम राजा रहे हैं, हमने अभी तक रूल करा है तो हमारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हमें उठाकर फेंक दो। तो ये थी कंजर्वेटिव थिंग। कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल्स। और सिंपल सी बात है ये रेडिकल और लिबरल्स दोनों को अपोज करेंगे क्योंकि वो फ्रीडम चाहते थे, इनसे फ्रीडम चाहते थे। और ये लोग खुद उनको तो अपोज करेंगे ना, वो क्यों चाहेंगे कि हम हटे। तो उसमें जो कंजर्वेटिव थे वो रेडिकल्स को और लिबरल्स को अपोज करते हैं। कंजर्वेटिव्स वांटेड चेंज इन द सोसाइटी थ्रू द स्लो प्रोसेस। ये चेंज तो चाहते थे, बस उस चेंज में ये क्या चाहते थे कि जो चेंज हो रहे हैं बहुत ही स्लो प्रोसेस से हो। दे बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। वो चाहते थे कि हम पास्ट में मोनार्की सिस्टम में रहे हैं, राजा रहे हैं, तो हमारी थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट की जाए, हटाया जाए बट हमारी विद रिस्पेक्ट। ओके, तो ये थे हमारे कंजर्वेटिव। इसी के चलते सोसाइटी में और भी ज्यादा चेंजेस हो रहे थे। तो ये जो आइडियाज थे जब ये पूरे यूरोप में फैले, ये जो आइडियाज पूरे यूरोप में फैले, तो इसके साथ साथ देखिए रेवोल्यूशन भी हुए और रेवोल्यूशन के साथ साथ जो सोसाइटी थी ना वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी। जो पूरा यूरोप था इंडस्ट्रीज भी तो सेटअप हो रही थी। एक पोर्शन तो ये था कि रेवोल्यूशन चल रहा है, अदर साइड में हम ये देखें तो पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल चेंजेस भी आ रहे थे, क्योंकि यही वो टाइम था जब इंडस्ट्रीज सेट हो रही थी। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल चेंज एंड सोशल चेंज। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो सोशल चेंज था वो, अब देखिए सोशल चेंज जो था वो इस तरीके से आ रहा था। यूरोप के अंदर इंडस्ट्री सेट हो रही थी, सेटअप प्रॉपर मतलब चल रहा था,
18th century, these political trends brought social and economic changes in Europe. यूरोप, यहाँ पर यूरोप में सोशल और इकोनॉमिक चेंज आ रहा था, मतलब इसका पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा था, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का। न्यू जो सिटीज थी केम अप, नई नई सिटीज बन रही थी, नई नई सिटीज बन रही थी, न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप हो रहे थे। जो यूरोप था वो डेवलप हो रहा था, नई नई सिटीज एमर्ज हो रही थी वहां पर, नई नई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वहां पर, रेलवे एक्सपेंड हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अक्कर था, मतलब सिंपल सा रेलवे बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, रेवोल्यूशन आ गया है। रेवोल्यूशन ही का मतलब होता है जो कोई भी काम बहुत ही स्पीड में, बहुत ही मतलब जल्दी तरक्की करता है, तो उसी को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड द वर्कर्स बैडली। अब देखिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, नई सिटीज बन रही थी, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी काम करने की, कि वो इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, उन्हें जॉब मिल रही थी। बट फिर भी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड द वर्कर्स बैडली। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वर्कर्स को बैडली इफेक्ट किया। क्यों? बल्कि ये जो चीजें हैं ये तो एक पॉजिटिव चीज है ना, लोगों को अच्छा इफेक्ट डालना चाहिए। कैसे अच्छा इफेक्ट डालना चाहिए? देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा है, जब डेवलपमेंट होता है तो चीजें तो पॉजिटिव जाती है ना, बट यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है कि उसका बैडली इफेक्ट पड़ा था, बताइए। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हुई थी, देखो सारी चीजें वैसे तो सही चल रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अब लोग क्या थे, हर जगह से सिटीज में आ रहे थे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए थी, जॉब चाहिए थी। तो सारे के सारे लोग गांव वगैरह सब छोड़कर कहाँ आ रहे थे, सिटीज में आ रहे थे काम करने के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम से बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो काम भी बढ़ा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी कि मशीन मशीन लगाते चलो, जब वर्कर कोई भी नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बनने का मतलब ये है कि काम भी बहुत ही स्पीड में हो रहा था, जब काम स्पीड में हो रहा था तो वहां पर वर्कर्स की भी बहुत ज्यादा नीड थी, जो वर्कर्स थे उनकी भी नीड थी। अब वर्कर्स क्या कर रहे थे, अपने गांव छोड़ छोड़ के जॉब के चक्कर में वो सिटीज में आ रहे थे। तो सिटीज में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी कि मतलब ये मान लो कि काम करने वाले लोग ज्यादा थे, काम कम पड़ गया था। तो देखो सिंपल सी बात है, जो वर्किंग क्लास ज्यादा होता है और जो ओनर है वो क्या करते हैं, उनको चीप रेट देते हैं, क्या सस्ते काम में सस्ते वेजिस में वो काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर 4 बंदे काम नहीं करेंगे तो 10 बंदे उस काम को करने के लिए खड़े हैं। अगर वो 100 रुपए भी दे रहे हैं, पहले मान लो 200 दे रहे थे, अब उन्होंने 100 कर दिए, कम कर दिए, क्या तब लोग काम नहीं करेंगे? लोग तब भी काम करेंगे। वो ये सोचेंगे कुछ ना मिलने से तो अच्छा है कि 100 रुपए ही मिल जाए। तो इन्हीं वजह से जो वर्कर्स की कंडीशन ही वो बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लोगों को लग रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो सभी को काम मिलेगा, बट इसका उल्टा हुआ था। इतनी ज्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन सिटीज एरिया में आ गई थी कि उनको काम दे पाना मुश्किल था, और काम ना हो, क्योंकि अभी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ना, तो इतने भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ा था, मतलब स्पीड थी, ठीक ठाक थी, बट इतना नहीं था कि सभी लोगों को काम मिल सके, क्योंकि सारे लोग गांव छोड़ के शहरों में आ गए थे। उसकी वजह से आने से सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? अब गांव से जो लोग आएंगे कहाँ रहेंगे, रोड वगैरह कहीं किनारे तो रहेंगे, तो वहां भीड़ रहेगी, अब भीड़ रहेगी तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज तो उन्हें मिलेगी नहीं, तो सैनिटेशन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये वो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस तरीके से वर्कर्स की लाइफ को अफेक्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे हम प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीजें हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन फैक्ट्रीज। सारे लोग काम करने पहुंच गए, चाहे वो मेन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी के सभी लोग कहाँ चले गए, वो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए पहुंच गए थे। ठीक है। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। अब जितने भी सारे के सारे लोग हैं वो क्या कर रहे थे, अब काम तो बढ़ाना था, काम ज्यादा था, तो नया काम था तो ज्यादा से ज्यादा घंटे उनसे काम करवाया जाता था, मतलब रात दिन ओवर टाइम वगैरह सब लगाकर ज्यादा से ज्यादा उनसे काम करवाया जाता था, और बदले में जो वेजेस दी जाती थी वो बहुत ही पुअर थी, पुअर वेजेस उनको दिए जाते थे, और काम उनसे बहुत ही ज्यादा करवाया जाता था। मोर ओवर एम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन
particularly during times of low demand for industrial goods. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन हो गई थी, और जबकि जो लो डिमांड हो गई थी किसकी, इंडस्ट्रियल गुड की, इंडस्ट्रियल गुड की डिमांड कम हो गई और क्या बढ़ गई थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ रही थी। मैंने आपको बता चुकी हूँ क्यों बढ़ी थी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आ चुकी थी। वर्कर्स हैड लैक ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम फैसिलिटी ड्यू टू रेपिडली ग्रोइंग टाउन्स। टाउन्स एकदम से बढ़ने लगे थे, लोग एकदम से आ गए थे, तो अब उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, बट रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो वो किसी जगह झुग्गी झोपड़ी वगैरह बनाकर, एक स्लम एरिया बनाकर रहने लगे थे। तो उसकी इसी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक स्लम एरिया भी क्रिएट हो गया था, जिसमें सैनिटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करनी पड़ी। देखो पॉपुलेशन बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम आई, अब उनमें डिजीज भी स्टार्ट हो जाएंगे, लोग बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, फिर ये एक तरीके से प्रॉपर पूरी प्रॉब्लम चलती हुई आगे तक चली जाएगी, फिर फेमाइन आ जाएगा। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन। अब ये वाली जो सिचुएशन थी ना, जो वर्कर्स फेस कर रहे थे, ये सिचुएशन लिबरल्स रेडिकल से छुपी तो नहीं थी। इन लोगों को पता चला कि भाई इनके साथ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, इनके साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा किया जा रहा है, बेचारों से काम तो करवा लेते हैं बट इनको वेजेस नहीं देते हैं, तो अब क्या करना चाहिए उन्हें। तो उन्होंने डिसाइड किया हमें इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना चाहिए। अगर हमने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो इन बेचारों की हालत तो बहुत बुरी हो जाएगी, काम इतना करवा रहे हैं और उसके बदले में वेजेस नहीं दे रहे, तो इनका जो घर है वो कैसे चलेगा। तो इसी के चलते इन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकाला। देखिए क्या था, द लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन ऑफ टू दीज इश्यूज। इस इश्यूज पे वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ना वो सारी किसी इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू बाय की गई थी। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं वो सारा का सारा प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, किसी एक पर्सन ने वो खरीदी थी इंडस्ट्रीज और वो चला रहा था। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स वर आल्सो अमंग दीज इंडिविजुअल्स हु ओन प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयड वर्कर। देखिए मैनी लिबरल्स एंड रेडिकल वर आल्सो अमंग दीज इंडिविजुअल्स। उन्होंने देखा कि लोगों ने तो खुद खरीदी है और लोगों से यहाँ पर काम करवा रहे हैं। दे मेड देयर वेल्थ थ्रू आउट ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। और उनका काम क्या है, सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स का कि ट्रेड करना और इंडस्ट्रियल वेंचर, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, पैसा कमाना। ये जो इंडस्ट्रियल ओनर थे वे सिर्फ और सिर्फ अपना क्या देख रहे थे, प्रॉफिट देख रहे थे। Thus they felt that such efforts should be encouraged। ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे थे और ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ाना चाहते थे। तो इनके लिए तो चीप लेबर ही सही है ना, तो ये ट्रेड बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ाना चाहते थे, तो इनके लिए चीप लेबर अच्छी है, क्योंकि चीप लेबर होगी तभी उनको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये चीज किसको समझ आई, लिबरल्स रेडिकल्स को, कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने क्या करा, दे बिलीव दैट दे वुड बी एबल टू अचीव बेनिफिट्स ओनली विद द हेल्थी वर्कर्स एंड एजुकेटेड सिटीजन। फिर उन्होंने ये सोचा, उन्होंने बताया कि देखो अगर आपको वर्कर्स को जॉब पर रखना है तो काम के लिए तो एक हेल्दी वर्कर का होना जरूरी है। अगर वर्कर हेल्दी नहीं होगा तो क्या काम कर पाएगा, और उसका एजुकेटेड होना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है एजुकेटेड होना, इसलिए जरूरी है कि अगर वर्कर एजुकेटेड नहीं होगा तो वो काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो सही तरीके से काम को करने के लिए एक वर्कर का एजुकेटेड होना, साथ ही साथ हेल्दी होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एंड एडिशन ऑफ दैट firmly बिलीव ऑन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेस। और ये दोनों के लिए यूजफुल है। वैल्यू किसकी है, देखो जो लेबर है उसका भी एफर्ट है, जो एंटरप्राइजेस जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी प्रॉफिट है। अगर एंटरप्राइजेस के सारे लेबर बीमार पड़ जाएंगे तो उसका काम तो बंद हो जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू देम सोसाइटी वुड डेवलप ओनली व्हेन पुअर वुड लेबर एंड कैपिटलिस्ट would could operate without restraint. Therefore, they relied for such changes in the अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये बात उन्होंने कहा कि अब सोसाइटी में कुछ चेंज होना चाहिए। सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो पुअर लेबर है और जो कैपिटलिस्ट है जो ऑपरेट कर रहे हैं इन्हें, उन्हें विदाउट इनको परेशान किए इनको सारी चीजें देनी
चाहिए, तभी जाकर हमारे पास जो हमारी एक एजुकेटेड लेबर है और हेल्दी लेबर हमें मिल पाएगी। इसके लिए फिर उन्होंने क्या करा, 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में रैली निकाली, जिसमें उन्होंने अपनी इस डिमांड को रखा कि हमारी ये डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, वर्किंग आवर हमारे फिक्स होने चाहिए कि हम सिर्फ इतने ही घंटे काम करेंगे और उसके बदले में एक अच्छा खासा वेजेस भी हमें चाहिए, तभी हम काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। तो ये उनकी यहाँ पर डिमांड थी, किसकी, वर्कर्स की। ओके, आई होप इतनी जो चीजें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है रेवोल्यूशनरीज वर्सेस कंजर्वेटिव। अब जो रेवोल्यूशनरीज थे और जो कंजर्वेटिव थे, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, कैसे चीजें चल रही थी। देखो बहुत सारी स्टेट ऐसे थे, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, रशिया हो गया, इन सारी जगहों पर जो कंजर्वेटिव थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था। किसने किया था, रेवोल्यूशनरीज ने किया था। तो वो रेवोल्यूशनरी कौन थे और किस तरीके से किया था वो देखते हैं। द नेशनलिस्ट, लिबरल एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन। जो हमारे नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वो सारे के ही सारे क्या चाहते थे, रेवोल्यूशन चाहते थे। टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन यूरोप इन 1815 में। तो ये कहते थे कि ये जो मोनार्की सिस्टम है ना, इसको अबॉलिश कर दिया जाए, इस गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाए। बट 1815 में कुछ ऐसा होता है कि दोबारा से जो मोनार्की है वो क्या हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये पढ़ा है कि मोनार्की अबॉलिश हो गई थी। 1815 तक चीजें चलती रही, कभी कोई सी गवर्नमेंट, कभी कोई सी गवर्नमेंट आ रही थी। बट आफ्टर 1815, आफ्टर नेपोलियन की डेथ के बाद ही क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो रिस्टोर हो जाती है और मोनार्की दोबारा से स्टैब्लिश हो जाती है। फ्रांस में देखिए, इटली हो गया, जर्मनी, रशिया, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इनके बिगेन टू प्लान सीक्रेटली अगेंस्ट जोसेफ मैज़नीन एंड इटालियन नेशनलिस्ट सीक्रेटली फॉर्म टू सोसाइटी। जोसेफ मैज़नीन थे इटली के, उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। तो हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे ना वो सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे। इन्होंने इटली, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इन सभी को क्या करवाया था, इंडिपेंडेंट करवाया था। तो सब किसकी वजह से हुआ था, रेवोल्यूशनरीज की वजह से हुआ था। नेशनलिस्ट टू स्टार्ट रेवोल्यूशन, नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था, एक नेशन बनाने के लिए, क्रिएटिंग अ नेशन विच ईच सिटीजन वुड गेट इक्वल राइट्स। देखिए जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल थे, रेडिकल थे, इनको कुछ डिमांड नहीं थी, ये सिर्फ चाहते थे कि हमें इक्वल राइट मिले। ये सिर्फ और सिर्फ इक्वल राइट की डिमांड किया करते थे। और नेशनलिस्ट भी, और ये नेशन बनाना चाहते थे कि एक सिंगल नेशन बने। और जो नेशनलिस्ट हैं उनको इक्वल राइट्स मिले। तो इनकी जो डिमांड है ये थी। जो हमारे रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने कंजर्वेटिव से यही डिमांड की थी। देखिए फ्रांस रेवोल्यूशन में क्या था, जो लोगों ने ना, जो टेस्ट होता है फ्रीडम का, जो टेस्ट था वो चख लिया था। जो टेस्ट था वो उनको आ गया था कि भाई हमें मतलब फ्रीडम का टेस्ट मिल चुका है। अब दोबारा से मोनार्की स्टैब्लिश तो हुई, बट वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। और यही चीज कहाँ हुई थी, रशिया में भी। अब जो चीजें फ्रांस में हुई है, क्या वो किसी से छुपी थोड़ी है, हर जगह जगह चीजें स्प्रेड हो गई, तो रशिया तक भी गई हैं। ठीक है, तो चीजें किसी से छुपी नहीं थी, हर जगह स्प्रेड हो रही थी, पूरे यूरोप, इवन एशिया तक ये चीजें फैल चुकी थी। और जब सारी में चीजें फैल चुकी हैं तो वहां के लोग भी यही चाहते थे कि ऐसा ना हो कब हमें यहाँ के लोग रेवोल्यूशन करके उठाकर फेंक दे। तो लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे थे चेंजेस को। जैसे कि भी हमने यहाँ पर देखा कि कंजर्वेटिव जो थे वो चेंजेस को एक्सेप्ट खुद ही करने लगे थे। ठीक है, आप चेंजेस कर लो, हम चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, बट जो चेंज होगा वो बहुत ही स्लो प्रोसेस से करना, ताकि हमारी जो बची कुची इज्जत है वो बची रहे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे आया। देखो सोशल का मतलब होता है समाज, और इसी में अगर ये लग जाए सोशलिज्म तो ये बन जाता है आपका समाजवाद में जो सारी चीजें होती हैं वो किसके, वो गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। सारी चीजें जो हैंडल करता है वो कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट हैंडल करती है, कि सारी चीजें गवर्नमेंट के अंदर होंगे और इसमें सभी लोगों को इक्वली जो राइट्स हैं, इक्वल राइट्स मिलेंगे लोगों को। यहाँ जो गवर्नमेंट बनेगी वो किसकी गवर्नमेंट बनेगी, वो बनेगी
पीपल की गवर्नमेंट बनेगी, लोगों की गवर्नमेंट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन। ये एक ऐसा आइडिया है, ऐसा नहीं कि कोई इसको जानता नहीं है, सब इसको जानते हैं। अब हमें यहाँ ये टॉपिक पढ़ना है कि जो सोशलिज्म है ना, ये आया कैसे और सबने इसको एक्सेप्ट किया कैसे। क्या हर जगह सोशलिज्म स्प्रेड हुआ था? देखिए इटली, जर्मनी, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इनमें से किसी भी जगह जो सोशलिज्म था वो नहीं आ पाया था। चाहते तो सब थे लाना, बट वहां पर क्या हुआ, दोबारा से जो मोनार्की थी वो रिस्टोर हो गई थी आफ्टर 1815। आफ्टर 1815 फ्रांस में रिस्टोर्ड मोनार्की, दोबारा से 1815 के बाद में मोनार्की रिस्टोर्ड हो गई थी। बट रशिया एक ऐसी अकेली कंट्री बना था जहां पर जो गवर्नमेंट आई थी वो किसकी थी, सोशलिज्म की। इसीलिए इसका जो आगे का चैप्टर है वो रशियन रेवोल्यूशन जो है, वहां पर हम सोशलिज्म को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रशिया में ही अकेले सोशलिज्म आ पाया था। इसके अलावा इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह यहाँ पर किसी में भी सोशलिज्म एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इन सभी जगह क्या आ गई थी, इन सभी जगह मोनार्की दोबारा रिस्टोर हुई थी, बट रशिया में ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो आगे हम अपने देखेंगे टॉपिक क्या क्या थे इसमें। अब हम सोशलिज्म के आइडियाज को पढ़ेंगे कि बाकी सभी के लिए जो सोशलिज्म का आइडियाज था वो क्या था। तो देखिए सोशलिस्ट कौन होते हैं, जो समाजवाद को, सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, वही होते हैं हमारे सोशलिस्ट। जो चाहते हैं कि समाजवाद या सोशलिज्म यहाँ पर आए, उनकी जो थ्योरी होती है, उनके जो आइडियाज होते हैं, वो किस तरीके से काम करवाना चाहते हैं, वही होते हैं हमारे कौन, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। जो सोशलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पसंद नहीं करते हैं। एंड सो इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सारी बीमारियों की जो जड़ है ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो पावर है। जिसके पास में पावर होती है वही क्या होता है, हमारा सबसे ज्यादा नुकसान वही करता है। तो इसलिए सोशल इल्स मानते थे, वो सामाजिक बुराई मानते थे, किसको, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। दे वांटेड अ सोसाइटी वेयर मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। वो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट को फॉलो करते थे कि सब मिलकर इसमें काम करने चाहिए। सब, ऐसा नहीं हो कोई एक इंडिविजुअली अपनी पावर का यूज कर रहा है, वो चाहते थे सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। उनका जो देखने का नजरिया होता है सोशलिस्ट का, वो बहुत ही डिफरेंट विजन होता है। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, और इसमें कुछ सोशलिस्ट ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव आइडियाज को फॉलो करते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है क्या है कि जैसे अब एक खेत है, ठीक है, अब एक खेत है, ये खेत को क्या करेगी, जो हमारे कोऑपरेटिव एक किसी इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में, अब उससे लेकर वो खेत लोगों को दे दिया जाए। अब सभी लोग उस खेत में काम करें और उससे जो पैसा आएगा वो सभी लोगों में बराबर बराबर बट जाएगा। जब किसी एक चीज पे पूरा समूह काम करता है तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। तो ये जो हमारे सोशलिस्ट थे ये कोऑपरेटिव आइडियाज को फॉलो करते थे, ये समूह ग्रुप वाले आइडिया को फॉलो करते थे कि यहाँ पर जो काम होगा वो पूरा ग्रुप मिलकर करेगा और जो रिजल्ट आएगा, जो पैसे आएंगे, वो सभी में बराबर बराबर बट जाएगा। इस आइडिया को ये फॉलो करते थे। जैसे एग्जाम्पल है रॉबर्ट ओन, ये हमारे कुछ सोशलिस्ट है जो आपके यहाँ दिख रहे होंगे। ये रॉबर्ट ओन है, ये 1771 से 1858 ये इनका बर्थ और डेथ टाइम है। अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, ये इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। शॉर्ट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसको इन्होंने क्या बोला गया, कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। इसका जो नाम दिया गया था वो नाम था इसका न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए में। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको बता दी क्या होता है। इनका मानना था कि सभी लोग एक साथ आए, एक साथ मिलकर काम करें और जो उसका रिजल्ट होगा या जो भी अर्निंग होगी उसकी, वो सभी लोगों में बराबर बराबर बट जाएगी। तो ये इस टाइप की जो सोसाइटी थी उसको फॉलो करते थे। तो ये चाहते थे लोगों को इस तरीके की सोसाइटी बनानी चाहिए। वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो प्रॉपरली अगेंस्ट थे, उसको बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं करते थे। नेक्स्ट है हमारा, देखो, पीपल विल वर्क टुगेदर।
और इनकी थिंकिंग क्या थी कि लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, वर्क के अकॉर्डिंग जो उसका प्रॉफिट है वो लोगों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वर्क मतलब काम के हिसाब से। Whereas other socialists felt that in order to build cooperative in a wide scale, they would need the intention of government. और कुछ लीडर ऐसे भी थे जो चेंजेस तो चाहते थे, कॉर्पोरेट सोसाइटी तो बनाना चाहते थे, बट वो ये चाहते थे कि अगर ये सोसाइटी गवर्नमेंट बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ये बोलते हैं, रॉबर्ट ओवन बोलते हैं कि आप लोग खुद अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। कुछ अदर हमारे लीडर थे जैसे लुइस थे, ठीक है, लुइस ब्लैंक थे, ये चाहते थे कि गवर्नमेंट को ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देनी चाहिए जिससे लोगों को ये चीज फेस ना करनी पड़े, क्योंकि कई बार उनको समझ नहीं आता किस तरीके से काम करना है। तो ये काम करवाने का किसका काम है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि लोगों को किस तरीके से काम करना चाहिए, उनको बताना चाहिए सीक्रेट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए, और कुछ है हमारे इन फ्रेम ऑफ इंटेंस लुइस बाल्कन 1830 से 1882 है, वांटेड द गवर्नमेंट ऑफ करेज टू कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। ये कैपिटलिस्ट को ये भी रिप्लेस करना चाहते थे, ये भी चाहते थे कि कैपिटलिस्ट खत्म हो जाए। और कुछ हमारे कैपिटलिस्ट कैन बी रिमूव, कैपिटलिस्ट को रिमूव करना चाहते थे। टू प्रोमिनेंट राइटर, दो राइटर भी है हमारे पास में, कार्ल मार्क्स थे एक, ये है कार्ल मार्क्स, एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ये है हमारे फ्रेडरिक एंगल्स। ऑल्सो एडेड अदर आइडियाज, इनके भी कुछ आइडियाज थे जो उसमें ऐड होते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोसाइटी हैड टू क्लासेस। कार्ल मार्क्स एक ऐसे राइटर थे जो चाहते थे इक्वालिटी को, समानता को फॉलो करते थे कि सोसाइटी में चीजें बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इनके दो आइडियाज हैं, उन दोनों क्लासेस को हम पढ़ेंगे। और ये फॉलो करते थे इक्वालिटी को कि सोसाइटी में चीजें बिल्कुल कैसे होनी चाहिए, चीजें बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। देखिए इनके क्या आइडियाज थे, बोर्गेस, कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटारिएट या वर्कर्स। वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बारे में ये बात करते हैं। वर्कर्स और जो कैपिटलिस्ट है कैसे होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट क्लास ओन ऑल रिसोर्सेज लाइक लैंड, फैक्ट्री एंड एक्सप्लॉइटेड द वर्किंग क्लास। इनका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या करता है, वो वर्कर्स से सारी चीजें ले लेता है, लाइक लैंड ले ली, फैक्ट्री ले ली, अदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा कैपिटलिस्ट क्लास ले लेता है और लोगों से उनसे एक्सप्लॉइट करता है। मतलब सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो वर्कर क्लास कर रही है। अगर वर्कर क्लास काम ना करे तो आपकी जो फैक्ट्री है, कंपनी है, इंडस्ट्रीज है वो ठप पड़ जाएगी, क्योंकि उस इंडस्ट्रीज में काम करने का सारा काम किसका है, वर्किंग क्लास का। और वो वर्किंग क्लास क्या कर रही है बेचारी, वो वर्किंग क्लास को आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, उस पर प्रेशर डाल रहे हो कि वो बेचारा आप इतना परेशान हो जाए, काम ही करना छोड़ दे, तो आप उसका शोषण कर रहे हो, जिसको कार्ल मार्क्स प्रॉपरली क्या करते थे, गलत मानते थे। उनका ये कहना था जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। कैपिटलिस्ट क्लास क्या करती है, अपने अपने लिए सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है, प्रोड्यूस बाय वर्किंग क्लास। उसको ये नहीं दिखाई देता कि अगर वर्किंग क्लास खत्म हो जाएगी तो उसका जो प्रोडक्शन है वो कैसे होगा। उसको अपने प्रॉफिट के अलावा उन वर्किंग क्लास के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सारा प्रोडक्शन तो वही दे रहे हैं। आपका तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है। Marx believed that workers could free themselves from exploitation by constructing a radically society where all properties was socially controlled. This would be a communist society. तो कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि वर्कर्स को खुद को फ्री करना चाहिए, उनको खुद ये, उनको जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, तो उस एक्सप्लॉइटेशन को उनको खुद ही खत्म कर देना चाहिए, उनको काम छोड़ दे, काम बंद कर देना चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग या रेडिकल सोसाइटी, उनको एक रेडिकल सोसाइटी बनानी चाहिए। और उस रेडिकल सोसाइटी में क्या होगा कि चीजें उनके कंट्रोल में आ जाएंगे और इसी से वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाएंगे। कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब भी एक समाजवाद सोसाइटी होती है, और यही कम्युनिस्ट पार्टी हमें रशिया में देखने को मिलेगी जो वहां के लोगों ने एक्सेप्ट की थी। तो ये थी हमारे कार्ल मार्क्स की थिंकिंग कि वो क्या चाहते थे कि लोग अपने लिए आवाज उठाना सीखे, जो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो उसको प्रॉपर खत्म कर दे और अपने लिए वॉइस रेज करे, काम छोड़ दे, आवाज उठाए कि उनके साथ जो गलत हो रहा है वो
ना हो। और ये चीजें कैपिटलिस्ट को भी सोचनी चाहिए कि अगर वर्किंग क्लास ने काम छोड़ दिया तो आपका जो बिजनेस है वो प्रॉपर बंद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सपोर्टर्स फॉर सोशलिज्म। ऐसे लोग जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा, तो कार्ल मार्क्स की क्या थिंकिंग थी कि वो ये चाहते थे जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ना करे, और उनको अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उन लोगों को खुद के लिए वॉइस रेज करनी चाहिए, खुद एक सोसाइटी बनानी चाहिए, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए जो समाजवाद को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहिए। विद द स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडिया बाय 1870s, सपोर्टर्स ऑफ सोशलिज्म, यह आइडिया जो था ना सोशलिस्ट का वो स्प्रेड हो रहा था 1870s से, और जो इसके सपोर्टर थे जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। तो जो उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई और उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम क्या रखा, सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, जो सोशलिज्म के फॉलोअर्स थे या सपोर्टर्स थे उन्होंने एक और इंटरनेशनल बॉडी बनाई और उसका नाम क्या रखा गया, सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, सेकेंड इंटरनेशनल उसका नाम रखा। Many workers in England and Germany began forming association to fight for better living and working condition. इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ की बेटर कंडीशन के लिए, ठीक है, बेटर लिविंग सिस्टम के लिए और बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए फाइट करनी शुरू करी और कुछ एसोसिएशन भी बनाए। जैसे कि हम आगे देखेंगे हमें किस किस टाइप के एसोसिएशन बने थे। दे सेट ऑफ फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन डिफिकल्टी टाइम्स। वो लोगों से फंड कलेक्ट करते थे और फंड को रखते थे ताकि जो आने वाला हमारा जो डिफिकल्टी का टाइम आएगा उसमें हम इसको यूज करेंगे। ऑल्सो दे डिमांड द रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। और उनमें उन्होंने डिमांड करी रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर कि हम ज्यादा घंटे काम नहीं करेंगे, 6 या 7 या 8 घंटे काम करेंगे। और राइट टू वोट, वोटिंग राइट की भी डिमांड रखी कि ये हमारा वोटिंग राइट है और हमें मिलना चाहिए। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसी तरीके से उनकी जो कई पार्टियां भी बनी, ये एसोसिएशन काम कर गया और उनकी एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी जिसको एसपीडी बोला गया। और एक इनकी हेल्प से ही पार्लियामेंट्री सीट्स भी इनके पास में चली गई और इन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री सीट भी जीत ली। तो ये चीजें हुई थी जब वर्कर्स अपनी डिमांड को मांगने के लिए उतर आए थे, तो पार्लियामेंट में भी इन लोगों ने सीट जीत ली थी। अब इसके आगे और भी पार्टी बनी, जैसे लेबर पार्टी बनी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, और भी पार्टियां बनाई गई थी जो कि वहां के जो वर्कर क्लास थे उनका जो एसोसिएशन था उन लोगों ने उस पार्टी को फॉर्म किया था, उन लोगों ने उन पार्टीज को बनाया था। ठीक है, 1950 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी। जो सोशलिस्ट थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, इन्होंने क्या बनाई, एक लेबर पार्टी बनाई थी। ब्रिटेन है सोशलिस्ट पार्टी, ब्रिटेन में सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस में बनाई गई थी। इवन दो द आइडियल्स ऑफ सोशलिस्ट डिड शेप लेजिस्लेशन बट टिल 1914 दे डिड नॉट गेट सक्सेस इन फॉर्मिंग देयर ओन गवर्नमेंट इन यूरोप। बट इनकी जो गवर्नमेंट थी वो यूरोप में नहीं बन पाई थी 1914 तक। जो शेप था सोशलिस्ट का वो चेंज हो गया था। अब इनकी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, 1914 से क्या जो ये यूरोप में गवर्नमेंट बन पाई थी या नहीं बन पाई थी उसका शेप हम देखेंगे रशिया में। तो देखो बाकी जगह तो यूरोप में नहीं हो पाई थी, बट ये चीजें कहाँ पर फॉर्म हुई थी, इन्हीं में से जो पार्टी थी वो कहाँ बन पाई थी, रशिया में बनी थी। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट। हाउ वाज सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन रशिया। रशिया में किस तरीके से सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हो पाई थी। हाउ वाज रेवोल्यूशन इन रशिया, रशिया में किस तरीके से रेवोल्यूशन आया था, कैसे आया था। हाउ वाज मोनार्की गवर्नमेंट रिमूव्ड इन रशिया, रशिया में जो मोनार्की गवर्नमेंट थे उसको किस तरीके से रिमूव कर दिया गया था। तो फाइनली ये थे हमारे आज के टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, देखिए इसमें रशिया में रेवोल्यूशन कैसे आया था, इसमें थोड़ी सी चीजें यहाँ देखो। ये देखिए, नेशनल स्टार्ट रेवोल्यूशन फॉर क्रिएटिंग नेशन। जो लोग थे वो अपना एक नेशन स्टार्ट करने वाले थे, उनको नेशन बनाना था, सिटीजन बनाना था, इक्वल राइट्स थी। तो यही सब सारे आइडियाज हर जगह फैल रहे थे। तो ये आइडिया रशिया तक भी तो पहुंचे होंगे, नहीं पहुंचे होंगे, पहुंचे थे ना।
तो अब बारी थी, यूरोप तो हमारा रेवोल्यूशन में चल ही रहा था, अब बारी थी रशिया की। तो अब हम देखेंगे कि जो रशिया है वहां पर रेवोल्यूशन किस तरीके से स्प्रेड होता है, क्या रेवोल्यूशन के थ्रू वहां पर मोनार्की को हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता। इसको आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि मैम हटाया गया या फिर नहीं हटाया गया। बाकी हम इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक जैसे रशियन रेवोल्यूशन हो गया, इन सभी को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।